Good afternoon to all of you. Today we are going to start a new chapter, calculation of quotation, estimates or tender price. Calculation of quotation, estimate or tender price. पहला पॉइंट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कोटेशन, एस्टिमेट्स और तीसरा है टेंडर प्राइस। कोटेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एस्टिमेट का भी नाम सुना होगा और टेंडर प्राइस का भी नाम आप लोग अक्सर सुने होंगे। लेकिन टेंडर प्राइस को यदि छोड़ दिया जाए तो एस्टिमेट और कोटेशन ये दो ऐसे शब्द हैं जो अक्सर हम लोगों के जीवन में सुनने को मिलता है। आम जीवनचर्या में कोटेशन और एस्टिमेट शब्द का प्रयोग अक्सर होता है, लेकिन टेंडर प्राइस का जो यूज है वो अक्सर नहीं होता है। इसका प्रयोग होता है कमर्शियल वर्क में। जब कोई नया कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई नया एक्सपोर्ट करते हैं, नया इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें हमको जरूरत पड़ती है टेंडर प्राइस की। जबकि छोटा कोई व्यापार करना हो तो उसमें क्या करते हैं कि अक्सर लोग पूछता है कि जरा हमको कोटेशन उपलब्ध करा दीजिए। कोटेशन उपलब्ध करा, कौन पूछता है? परचेज करने वाला। कोटेशन कौन मांगता है? परचेजर, जो रिटेलर होगा। रिटेलर परचेज करता है किससे? होलसेलर से। तो कहता है हम कोटेशन दे दीजिए या एस्टिमेट प्रोवाइड कर दीजिए। कई बार आप सुने होंगे कि कोई पेशेंट बीमार पड़ गया और उसको किसी पब्लिक कोटे से कोई फंडिंग होनी हो तो अक्सर उसको कहा जाता है कि एस्टिमेट बनवा करके ले आइए। यानी एस्टिमेट का मतलब एक अनुमानित राशि बनवा करके ले आइए, या एक ऐसा अमाउंट जो पूरे आपकी प्रोसेस में खर्च होगा उसको आप दीजिए। कोटेशन कितना रुपया आपका खर्च है, कितना रुपया पर यूनिट पे आप उसको सेल करिएगा, उसका एक डिटेल हमको बना करके दीजिए। कई बार अक्सर क्या होता है कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में आप जाइएगा या बड़ी कंपनियों में आप जब जाइएगा तो होता क्या है कि बड़ी कंपनियां निविदा निकालती हैं। क्या निकालती हैं? निविदा या विज्ञापन। नाम सुने विज्ञापन का? एडवर्टाइजमेंट अक्सर वो जारी करती हैं कि हमको इस काम के लिए वेंडर की जरूरत है। किसकी? वेंडर की। तो ये जो कोटेशन है, एस्टिमेट और कोटेशन हमेशा वेंडर प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? वेंडर। मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल सच एज सिविल का काम है। किसका? सिविल का। सिविल मीन्स सिविल डिपार्टमेंट। जैसे घर बनना हो, कोई बिल्डिंग बननी हो तो सिविल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई निविदा निकाली जाएगी, विज्ञापन जारी किया जाएगा कि संबंधित लोग जो इस काम को करने के इच्छुक हैं वो संपर्क करें, और संपर्क करके उनसे उनका कोटेशन मांगा जाता है कि आप अपना कोटेशन प्रोवाइड कराइए, उपलब्ध कराइए। और उसमें से स्क्रूटनी की जाती है कि जिसका सबसे कम रेट होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कर दिया जाता है। यही प्रोसेस है। सिविल का हो गया, पीडब्ल्यूडी का हो गया। जैसे आप देखे होंगे गांव में रोड बनती है, उसके लिए निविदा निकाली जाती है, कोटेशन मांगे जाती है, और जिसका सबसे कम रेट होगा, कम प्राइस होगा, उसको वर्क अलॉट कर दिया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस हेडिंग है, लिख लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस नोट कर लीजिए। वेरी ऑफ्टेन ए मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, वेरी ऑफ्टेन
A manufacturer or producer very often a manufacturer or producer is asked to submit a tender for the supply of a production future, full stop. The price at which a producer the price at which a producer is willing to supply the product comma हो गया, is willing to supply the product comma is known as tender price, लाइन को रिपीट करिए एक बार. Very often a manufacturer or producer is asked to submit a tender for the supply of a production future. The price at which a producer is willing to supply the product is known as tender price. बिल्कुल, यानी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर उत्पादक टेंडर सबमिट करने के लिए, सप्लाई करने, सामान की आपूर्ति करने के लिए, वस्तु की आपूर्ति करने के लिए एक टेंडर मांगता है, कोटेशन मांगता है, निविदा निकालता है और उससे अगला लाइन कह रहा है प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई द प्रोडक्ट, और जो प्रोड्यूसर वस्तु को पूर्ति करने के लिए, सप्लाई करने के लिए एग्री कर जाएगा, सहमत हो जाएगा जिस अमाउंट पर, जिस राशि पर, वही टेंडर प्राइस होगा. विभिन्न संस्थानों में किताब की जरूरत पड़ती है, किताब परचेज किए जाते हैं, टेबल चेयर परचेज किए जाते हैं, स्वाभाविक है, जैसे कि यहां पर लगा हुआ है फर्नीचर, तो कहीं ना कहीं फर्नीचर किसी से परचेज किया जाता होगा और फर्नीचर को सेल करने वाले बहुत सारे लोग भी होंगे, सच एज XYZ कंपनी, X अलग कंपनी होगी, Y अलग होगी, Z अलग होगी, और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्थान चाहता है कि कम से कम रुपये में हमको अच्छा सामान मिल जाए, कम से कम रुपये में अच्छा माल हमको मिले. उसके लिए क्या करेगा, डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट प्रोड्यूसर से, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से वो कोटेशन मांगता है और उसमें से जिसका कोटेशन कम होगा पर यूनिट कास्टिंग के अकॉर्डिंग उसको सप्लाई करने के लिए एग्री करेगा, कांटेक्ट करेगा, और जिस अमाउंट पर दोनों एग्री होंगे सप्लाई करने के लिए उस अमाउंट को क्या कहते हैं, टेंडर प्राइस. समझ में आया? एनी क्वेरी? चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए इसी में. टेंडर प्राइस इज ऑल्सो नोन एज एस्टिमेटेड प्राइस. Tender price is also known as estimated price because it is certain for the future. It is certain for the future, but on the basis of past experience and observations. हाँ, पास्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस किसके आधार पर करेगा, भूतकाल के पिछले अनुभव के आधार पर और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर.
It is made on the basis of, it is made on the basis of, it is made on the basis of recent cost sheet. It is made on the basis of recent cost sheet by making adjustment, by making adjustment, by making adjustment in the relevant cost, in the relevant cost, full stop. Following expenses in the relevant cost, in the relevant cost, following expenses, following expenses are included, following expenses are included, following expenses are included, following expenses are included for the, following expenses are included for ascertaining tender price, ascertaining tender price, for the following expenses are included for the ascertaining tender price, semicolon, ascertaining tender price, semicolon. पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। कॉस्ट शीट को बनाते समय हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल को भी कैलकुलेट किए थे या करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? फैक्ट्री से जुड़ा हुआ ऊपरी व्यय, ओवरहेड का मतलब ऊपरी व्यय, लेकिन किससे जुड़ा हुआ? फैक्ट्री से जुड़ा हुआ। जैसे पावर, डिप्रिसिएशन, स्क्रैप वैल्यू और कुछ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस में आता है? ओवरहेड में आता है। और फैक्ट्री से जुड़ा हुआ जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यानी कार्यालय और प्रशासन ऊपरी व्यय। कार्यालय और प्रशासन से जुड़ा हुआ जो भी अप्रत्यक्ष लागत होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी होगा वो क्या होगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। हो सकता है कि विभिन्न प्रश्नों में जब हम अलग अलग क्वेश्चन करते हैं, विभिन्न क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड को अलग शो किया जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को अलग शो किया जाता है। कई जगह दोनों को एक साथ भी शो किया जाता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा भी होगा उसको कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। विभिन्न प्रश्नों में सेलिंग ओवरहेड को अलग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को अलग दिखाया जाता है। कई जगहों पर एक साथ भी दिखाते हैं। ये हम लोग पहले भी इसको कई बार इसका चर्चा कर चुके हैं। विभिन्न प्रश्नों में हम लोग इसको हल किए हैं। जब जब कॉस्ट शीट बनाए हैं तो अक्सर इसका हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। जो नया नया हम लोग अभी पहली बार इस शब्द को सुन रहे हैं,
एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कहीं ये भविष्य में होने वाला सब एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अभी तक तो जितना हम लोग लिखे हैं पॉइंट 1 से लेकर के 5 तक लगभग हम लोग इससे हम लोग अवगत हैं हाँ सर। क्या होता है और कहां पर इसको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेटेड प्रॉफिट, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो कई बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन में भी इसको पूछा जाता है। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेटेड प्रॉफिट या व्हाट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेटेड प्रॉफिट या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्टिमेटेड प्रॉफिट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्टिमेटेड प्रॉफिट। बात सिंपल सी है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या है या एस्टिमेटेड प्रॉफिट से हम लोग क्या समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि क्वेश्चन पूछा इंग्लिश में, बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी में जवाब देते हैं। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कहलाता क्या है, अनुमानित लाभ, अनुमानित लाभ। अनुमानित लाभ से आप क्या समझते हैं, अनुमानित लाभ क्या है। कई बार क्वेश्चन देता है ब्रीफली एक्सप्लेन दी एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या कहना चाह रहा है, अनुमानित लाभ का संक्षेप में व्याख्या कीजिए, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अनुमानित लाभ की विवेचना कीजिए। पॉइंट सिर्फ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स का, लेकिन करना क्या है, लिखना वही है जो पॉइंट है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। हम लोग पढ़ करके बच्चे क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं कि अनुमानित लाभ से आप क्या समझते हैं, और वहां गए तो क्वेश्चन दिया हुआ कि डिस्क्राइब द एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अनुमानित लाभ की विवेचना कीजिए। वहां पर कुछ समय के लिए उसको लगता है कि अब तो क्या करें, तो वहां घबराना बिल्कुल नहीं है, वही करना है जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। अपनी सुंदर राइटिंग में जितनी मजबूती से लिख सकते हैं लिखना है। रिलेवेंट कंटेंट, कई बार आपको बहुत सारे लोगों से कहते हुए सुने होंगे कॉपी भर दीजिए, नो नीड टू दिस एक्ट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रिलेवेंट कंटेंट लिखिए, मार्किंग अच्छी होगी। आप पूरा कॉपी भर दीजिए और कंटेंट मालूम चले कि कोई नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ब्रीफली एक्सप्लेन द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और आप लिखे जा रहे हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। पूरा कॉपी भर दीजिएगा, एक नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए रिलेवेंट कंटेंट का लिखना शुरू करिए, और घुमाने से कोई मतलब नहीं है, घुमाने से कोई फायदा नहीं है। रिलेवेंट कंटेंट लिखिएगा, अच्छा नंबर मिलेगा, मिलता भी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिकॉशंस इन, हेडिंग बना लीजिए, प्रिकॉशंस इन कैलकुलेटिंग टेंडर प्राइस, प्रिकॉशंस इन कैलकुलेटिंग टेंडर प्राइस, प्रिकॉशंस इन कैलकुलेटिंग टेंडर प्राइस। Precautions in calculating tender price। हेडिंग क्या है, प्रिकॉशंस इन कैलकुलेटिंग टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस की गणना में, टेंडर प्राइस की गणना में क्या प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि हम लोग का चैप्टर ही है कैलकुलेशन ऑफ कोटेशन, एस्टिमेट और
टेंडर प्राइस या कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। सीधे सीधे बात करते हैं तो टेंडर प्राइस की बात हम कर रहे हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी considered at the following points should be considered at the time of calculating tender price. Calculating tender price, semicolon. Following points should be considered at the time of calculating tender price. कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको टेंडर प्राइस की गणना करते समय उसको हम ध्यान में रखते हैं या उस पर विचार करते हैं। पॉइंट 1, नंबर ऑफ यूनिट्स for which tender is to be prepared. Number of units is to be prepared. Number of units, मुख्य बिंदु है नंबर ऑफ यूनिट्स, इकाई की संख्या। जब भी टेंडर प्राइस हम निकालते हैं उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इकाई, नंबर ऑफ यूनिट्स, इकाई की संख्या, कितना यूनिट। कई बार आप अक्सर सुने होंगे जब कहीं किसी व्यापारिक कमर्शियल लेन देन करते हैं, कमर्शियल डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन कौन करेगा? प्रोड्यूसर और परचेज करने वाला, वेंडर और परचेज करने वाला। उसमें सबसे बड़ा पॉइंट निकल करके आता है, जो लेने वाला होता है वो क्या चाहता है? मिनिमम कॉस्ट पे अच्छा माल मिले, न्यूनतम लागत पे अच्छा माल मिले। और देने वाला क्या चाहता है? जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, जो वेंडर है, वो क्या चाहता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना, ऑप्टिमम प्रॉफिट, ऑप्टिमम मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिक से अधिक लाभ कमाना। वो चाहता है प्राइस बढ़े और डिमांड भी बढ़े। और दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है, दोनों डिफरेंट है, दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है और दोनों का उद्देश्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जो व्यवसायी है उसका उद्देश्य कब पूरा होगा? जब उसका माल बिकेगा, जब उसका वस्तु बिक्री होगा, जब वो सप्लाई करेगा, जब हमारी डिमांड बढ़ेगी उसकी सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ने पे उसका प्रॉफिट होगा। लेकिन फिर हम अंतिम पॉइंट पाते हैं, जो परचेजर होता है, जो वस्तु को क्रय करने वाला होगा, वो हमेशा चाहता है कम से कम कॉस्ट पड़े। सच एक एग्जांपल देख लीजिए। ये सेलो कंपनी का मार्कर है, सेलो कंपनी का मार्कर है। कौन सा मार्कर है? व्हाइट बोर्ड मार्कर। क्या कहते हैं इसको? व्हाइट बोर्ड मार्कर। सेलो कंपनी 1000 मार्कर, जब आप जब 100 यूनिट मार्कर लेते हैं, 100 यूनिट मार्कर परचेज करते हैं, सेलो कंपनी इसको बेचती है 20 रुपीज। कितना? 20 रुपीज। लेकिन वही जब कोई बड़ी कंपनी, जब कोई बड़ा परचेजर, बड़ा संस्थान इसकी इकाई की संख्या बढ़ा देता है, 100 से 1000 कर देता है, वही सेलो कंपनी उसी मार्कर के प्राइस को रिड्यूस कर देती है। क्यों? और जो 20 रुपया पहले बेच रही थी, अब उसको 18 रुपया पर सेल करती है, घटा देती है, 2 रुपया रिड्यूस कर दी। इससे क्या प्रॉफिट हुआ? परचेज करने वाले का भी लाभ हुआ और कंपनी को भी प्रॉफिट हुआ। यदि 20 रुपया बेच रही थी और उसको मान लेते हैं हम कि 3 रुपया का लाभ हो रहा है, कितने का? 3 रुपया का, और 1000 बेचेगी तो मान लेते हैं उसको यहां पर 1 रुपया का लाभ हो रहा है। यानी यहां पर कितना लाभ हुआ? 300। यहां पर कितना लाभ हुआ? 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1000, 1000, यानी
1000 रुपीज का। यदि परचेज करने वाले वस्तु की इकाई की संख्या में वृद्धि हो रही है तो लाभ में भी वृद्धि हुई और परचेजर को भी प्रॉफिट हो गया। ये हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स को कंसीडर करने का। दूसरा पॉइंट, materials required for the number of units to be prepared, full stop. Such materials may be given in question. Such materials may be given in the question. If not given, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा if not given, materials would be estimated on the basis of proportionate cost. Estimated on the basis of proportionate cost. On the basis of proportionate cost of material. Proportionate cost of materials given in the cost sheet. हम बात करते हैं प्रोपोर्शनेट कॉस्ट का। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट से क्या समझते हैं? अनुपातिक लागत। जैसे इसमें क्या हुआ हमारा, आपको एक एग्जांपल दिए हुए यहाँ पर 100 का और 1000 का। जैसे जैसे संख्या घट रही है या जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है उसकी अनुपात में लागत घट रही है और लागत बढ़ रही है। उसके अनुपात में लाभ इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। उसी के अनुपात में, रेशियो में लाभ डिक्रीज भी कर रहा है। यहाँ पर 300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, एनी चेंज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स should be adjusted. Any change in the cost of materials should be adjusted. हो गया अंजलि? हो गया? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेज। पॉइंट 4 हाँ, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेज should be estimated on the basis of last cost sheet. Last cost sheet. Any adjustment फुल स्टॉप के बाद लिखिए, any adjustment, if required, should also be made. Next point, if nothing is given, यदि कुछ नहीं दिया हो, if nothing is given, factory overhead should be estimated as a if not given, factory overhead should be estimated as a percentage on wages. यदि कुछ भी नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड को वेजेज के परसेंटेज में निकाल लेंगे।
ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो टेंडर प्राइस को कैलकुलेट करते समय हमको ध्यान में रखना होगा। मे बी कई बार होता है कि क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होगा और उसको हमको कैलकुलेट करना होगा, तो उसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड and selling and distribution overhead, and selling and distribution overhead should be estimated as percentage, should be estimated as percentage on work cost, Office and administration overhead and selling and distribution overhead should be estimated as percentage on work cost, estimated as percentage on work cost. वर्क कॉस्ट हम लोग पहले भी निकालते आए हैं, जिसको हम फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। किस पर निकालेंगे? वर्क कॉस्ट के आधार पर, कॉमा इफ नथिंग इज गिवन। हाँ, कहाँ छूट गया? शुड बी के बाद should be estimated as percentage, should be estimated as percentage on work cost, comma if nothing is given, यदि कुछ नहीं दिया हो तब। नेक्स्ट पॉइंट, if nothing is given, comma, हाँ, if nothing is given, comma, profit should be estimated, profit should be estimated as percentage on sales और total cost। किसी भी क्वेश्चन का सबसे बड़ा जो मुख्य बिंदु होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट और सेल्स। should be estimated as a percentage on sales और total sale, a total cost, सेल्स और टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट का अनुमान कैसे लगाएंगे? किस पर? सेल्स और टोटल कॉस्ट पर। जिस रेशियो में सेल्स होगा और टोटल कॉस्ट होगा उस रेशियो में एस्टिमेट कर लेंगे प्रॉफिट को। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट कह रहा है विल कैलकुलेटिंग टेंडर प्राइस, विल WHILE, विल कैलकुलेटिंग टेंडर प्राइस, कॉमा ए नंबर ऑफ परसेंटेज आर कैलकुलेटेड एज अंडर। अब कह रहा है कि यदि टेंडर प्राइस के लिए, टेंडर प्राइस को कैलकुलेट करते समय परसेंटेज को कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? कुछ उसके फॉर्मूला दिए हुए हैं, उसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। पहला फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, percentage of factory overhead, percentage of factory overhead to direct wages, factory overhead to direct wages। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू डायरेक्ट वेजेज, यानी फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट वेजेज के का अनुपात निकालना है हमको। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है इक्वल टू वर्क्स ओवरहेड डिवाइड बाई, ये रहा डायरेक्ट, किसका निकालना है? डायरेक्ट वेजेज का, डायरेक्ट वेजेज मल्टीप्लाई बाई 100।
मल्टीप्लाई बाई 100। हो गया। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू प्राइम कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू प्राइम कॉस्ट, टू प्राइम कॉस्ट। अब किसमें करना है वितरण? Prime cost. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस आ रहे हैं, बैठिए। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू प्राइम कॉस्ट। So prime works over it. पिछला फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, Yes, so इसमें बस prime cost. इसको कर लेंगे वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड डिवाइड बाई क्या है ये, प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। एक से हो गया। और तीसरा फॉर्मूला लिख लीजिए, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट। किसमें करना है? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट या इसको कह लेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कह लेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऑफिस एंड जनरल ओवरहेड, ऑफिस एंड जनरल ओवरहेड, ऑफिस एंड जनरल ओवरहेड डिवाइड बाई वर्क कॉस्ट, डिवाइड बाई वर्क कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। ये होगा हमारा कैलकुलेट करने का। टेंडर प्राइस को जब भी कैलकुलेट करेंगे इसको ध्यान में रखेंगे। हो गया। और लास्ट फॉर्मूला इसका लिख लीजिए। अभी दो फार्मूला और है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू टोटल कॉस्ट। अभी हम लोग पिछले में नोट किए, किसमें बटेगा? टोटल कॉस्ट है, या तो टोटल कॉस्ट होगा या तो सेल्स होगा, दोनों में से कोई एक होगा। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, लाभ का जो प्रतिशत होगा टोटल कॉस्ट के रेशियो में। लिख लीजिए, प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। लाभ बटा कुल लागत, लाभ बटा कुल लागत गुणे 100। समझ में आया? फॉर्मूला का होना बहुत जरूरी है। और अंतिम फॉर्मूला इसका दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। या तो टोटल कॉस्ट का होगा तो ये होगा, नहीं तो सेल्स, प्रॉफिट टू सेल्स। यदि क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट नहीं दिया होगा, सेल्स दिया होगा, तब क्या करेंगे? सेल्स वाला करेंगे। जहां पर टोटल कॉस्ट दिया हुआ उसको सेल्स कर लेंगे। प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हमारा बच गया टेंडर कॉस्ट शीट। पहले क्या बनाते थे हम लोग? कॉस्ट शीट। अब क्या बनाएंगे? टेंडर कॉस्ट शीट। टेंडर कॉस्ट शीट के जस्ट नीचे लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स, अनुमानित उत्पादन और विक्रय। सेल्स, प्रॉफिट नहीं बोल रहे हैं, सेल्स बोल रहे हैं। अनुमानित उत्पादन और विक्रय। और उसको भी पिछले प्रोफार्मा के अनुसार
3 भाग में डिवाइड करेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे, पहला पार्टिकुलर, दूसरा हो जाएगा टोटल कॉस्ट और तीसरा पर यूनिट कॉस्ट। क्या हो जाएगा? पर यूनिट कॉस्ट। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेज को ऐड करते थे, प्राइम कॉस्ट निकालते थे, अगला में क्या किए, वर्क ओवरहेड को ऐड किए, वर्क कॉस्ट आ गया या फैक्ट्री कॉस्ट कह सकते हैं। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड किए, क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करते थे, क्या आएगा, टोटल कॉस्ट। और उसके बाद से एस्टिमेटेड प्रॉफिट को ऐड करते थे, निकलेगा टेंडर प्राइस। क्या निकलेगा? टेंडर प्राइस। टोटल कॉस्ट में एस्टिमेटेड प्राइस प्रॉफिट को जोड़ने पे हाँ, टोटल कॉस्ट में एस्टिमेटेड प्राइस को, एस्टिमेटेड प्रॉफिट को ऐड करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट टोटल करने पर आएगा वो हमारा होगा टेंडर प्राइस।